हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम ब्लॉक 4 का यूनिट 4 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं आज। लास्ट वीडियो में हमने कैंडल स्टाव का मेथड समझा था। आज ये यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं रो और टाउ को। तो जो स्पीयरमैन का रो है जिसको हम आर से डोनेट करते हैं, आर जो यहाँ दिख रहा है आपको, और कैंडल स्टाव है, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकली तो उन दोनों का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हैं, न्यूमेरिकली अलग वैल्यूज़ भी आती हैं दोनों की। लेकिन अगर उनके बीच का एक रिलेशनशिप निकालना चाहें तो वो इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाती है जहाँ पे ये टाउ है और ये स्पीयरमैन्स रो है। और उसके अलावा भी कह रहे हैं कि रो और टाउ में इंटरप्रिटेशन का भी बहुत फ़र्क होता है। जो स्पीयरमैन्स रो होता है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन वाला, और जो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन हमने किया था, ये दोनों एक जैसे हैं। ये दोनों हैं एक जैसे, जो दो वेरिएबल्स के बीच की वैल्यूज़ का कोरिलेशन निकालते हैं जब उनमें रैंक्स होती है। लेकिन कैंडल रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है। ये क्या निकालता है? ये प्रोबेबिलिटी निकालता है, प्रोबेबिलिटी बिटवीन द डेटा। जो भी डेटा है हमारा वो कितना ऑर्डर में है, कितना ऑर्डर में नहीं है, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल के देता है कैंडल्स रैंक ऑर्डर का टाउ जो हम निकालते हैं। फिर उसके बाद ये बात कर रहे हैं एफिशिएंसी रो की। स्पीयरमैन रो और कैंडल टाउ आर सिमिलर इन देयर एबिलिटी टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। दोनों ही एफिशिएंट हैं, दोनों ही सिमिलर सिग्निफिकेंस लेवल पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी देखी जाए तो दोनों की सिमिलर है। When used on data to which Pearson product movement correlation coefficient is properly applicable, both rho and tau have efficiency of 91%. तो जहाँ पे पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कॉफिशिएंट कोरिलेशन एप्लीकेबल होगा, वहाँ पे अगर हम रो या टाओ का यूज़ करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी 91% निकल के आती है। तो ये इन्होंने कंपैरिजन दोनों का बताया हुआ है। अभी आगे बात कर रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट का। काई स्क्वायर किसके लिए यूज़ होता है? दिस टेस्ट, जिसको एक्स स्क्वायर से हम एक्स को काई बोला हुआ है और एक्स स्क्वायर मतलब काई स्क्वायर, तो इसको हम मेजर करने के लिए करते हैं अलाइनमेंट बिटवीन टू सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजर्स। दो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास अगर हैं तो उनको आपस में मेजर करने के लिए हम काई स्क्वायर का यूज़ करते हैं इसमें। बट ये कह रहे हैं कि वो कैटेगोरिकल काउंट्स में होने चाहिए, जो डेटा है वो नंबर्स में होना चाहिए, परसेंटेज में नहीं होना चाहिए, और ना ही रेशो में होना चाहिए जब हम काई स्क्वायर करते हैं। तो जैसे फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, तो वो एक फ्रीक्वेंसी नंबर में होती है, वो होना ज़रूरी है। काई स्क्वायर दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। पहली चीज़ ये देखता है गुडनेस ऑफ फिट, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई पैटर्न है या कोई डेटा है, वो रिपीट हो रहा है, क्या वो उसी पैटर्न पे आ रहा है जितना एक्सपेक्टेड है। जैसे हम प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम का रिजल्ट देख के हम ये गेस करते हैं ना कि इस साल के एग्ज़ाम का रिजल्ट कितना आने वाला है, या एवरेज मार्क्स कितने आने वाले हैं बच्चों के। तो क्या वो वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये चीज़ हम काई स्क्वायर से देख सकते हैं। दूसरा इसका फंक्शन है मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब ये उल्टा हो गया कि अगर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है तो हम ये भी देख सकते हैं कि क्या वो कितना इंडिपेंडेंट है, वो कितना अलग है अपने पैटर्न से, या वो कितना अलाइन नहीं कर रहा है। तो गुडनेस ऑफ फिट का एकदम रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कोई वैल्यू, कोई डेटा कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगा? दैट द टू सेट ऑफ मेजर्स आर सिमिलर, और हमें ये प्रूव करना होगा कि वो अलग हैं, सिमिलर नहीं है। The main difference in goodness of fit versus independent assessment is in the use of chi-square table. जब हम ये दो फंक्शंस देखते हैं, पहला फंक्शन हमारा होता है ये देखना कि गुडनेस ऑफ फिट कितना है, जिसमें हमारा नल हाइपोथेसिस बोलता है कि टू सेट्स ऑफ मेजर्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, कोई फर्क नहीं है। दूसरा फंक्शन होता है मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस देखना, जिसमें हमारा नल हाइपोथेसिस बोलता है कि वो सिमिलर है। लेकिन दोनों को जब हम कंप्यूट करते हैं तो काई स्क्वायर टेबल देखने का तरीका बदल जाता है। गुडनेस ऑफ फिट में अटेंशन इज ऑन दी 0.05 लेवल, 0.01 एंड 0.001 फिगर्स जब गुडनेस ऑफ फिट देखते हैं। लेकिन जब इंडिपेंडेंस देखते हैं तो हमारा अटेंशन होता है 0.95 एंड 99 फिगर्स पे। दैट इज वाई द टेबल हैज़ टू एंड्स टू इट। तो इसका जो टेबल है वो भी इसी तरीके से है।
ये टेबल आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए फिगर्स अलग अलग दिए हैं। जैसे यहाँ पे 0.99 और 0.995 0.975 इस तरह दी हुई है, और पीछे की साइड पे 0.05 0.025 0.01, तो इस तरह से टेबल भी दिया होता है। तो जब हम गुडनेस ऑफ फिट देखते हैं तो हम इस तरफ वाली वैल्यूज देखते हैं 0.01 0.005 वाली, और जब हम मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस देखते हैं तो 0.009 वाली वैल्यूज देखते हैं। अब आगे रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास डेटा होता है वो सिंगल सैंपल में से होता है। एक सैंपल होता है जिसमें से हम डेटा लेते हैं और उस डेटा को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जिसको स्मॉल n बोलते हैं। n1 n2 ये हमें पहले से ही पता है, n1 n2 n3 n4। टोटल नंबर ऑफ पीपल को हम n बोल देते हैं, या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हो आप। नंबर ऑफ कैटेगरीज को हम k बोल देते हैं, तो जैसे अगर 3 कैटेगरीज हैं तो k 3 हो जाएगा, इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं यहाँ पे जब हम गुडनेस ऑफ फिट के लिए डेटा जो है उसको मेजर करते हैं। अब मान लीजिए कह रहा है कि अगर आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट आता है, अगर आपका जो गुडनेस ऑफ फिट का जो टेस्ट है वो सिग्निफिकेंट आता है, तो हम उससे क्या कंक्लूड करते हैं? रिसर्चर कैन कंक्लूड दैट in the underlying population represented by the sample there is a high likelihood that the observed frequency for at least one of the K cells is not equal to the expected frequency of the cell। अगर हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट आता है रिजल्ट, यानी कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं आई है। इट शुड बी नोटेड दैट इन एक्चुअली द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर द chi स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन मिलती है हमें इससे, ठीक है। अगर हमारा K2 के बराबर है, यानी 2 कैटेगरीज में है, तो उसको बायनॉमिली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल बोलते हैं। अगर K2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा कैटेगरीज है, जैसे मैंने यहाँ 3 कैटेगरीज दिखाई हैं, तो उस केस में हम उसको मल्टी नॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल बोलते हैं। जितनी ज्यादा n की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब जितने ज्यादा n में ऑब्जर्वेशन ज्यादा होंगी, द मोर एक्यूरेट chi स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, उतने ज्यादा एक्यूरेट आपका अप्रोक्सीमेशन आएगा। तो ये तो थ्योरेटिकली अभी सारी बात कर रहे हैं। ये एजम्पशंस क्या होने चाहिए chi स्क्वायर निकालने के लिए? दैट कैटेगोरिकल नॉमिनल डेटा आर एम्प्लॉयड, यहाँ पे आपका नॉमिनल डेटा है, रैंक्स में नहीं है। एंड डेटा शुड रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी फॉर के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब जितने आपकी कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3, उसमें जो डेटा है वो आपके फ्रीक्वेंसीज दिखा रहा है। दूसरा assumption कह रहा है द डेटा आर एवेलुएटेड कंसिस्ट ऑफ रैंडम सैंपल, रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए। The assumption reflects that fact that the each observation can only be represented one in the data, तो एक ऑब्जर्वेशन एक ही बार आएगी क्योंकि वो रैंडमली कलेक्टेड डेटा है। The expected frequency of each cell is 5 और greater। expected frequency मिनिमम हर एक सेल की 5 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि हर एक सेल का मतलब आपकी ये जो डेटा यहाँ पे आप लिखते हो इसमें, उसमें जो आप फ्रीक्वेंसीज लिखोगे वो 5 से ज्यादा होनी, 5 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जब हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये 5 किसकी बात कर रहे हैं। अब इन्होंने इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया हुआ है यहाँ पे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में पहले कह रहे हैं कि हमें एक कॉलम में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिखनी होती है जो हमारा डेटा है, और उसके बाद साइड वाले कॉलम में हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कितनी है। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, ये हमारा एक कॉलम है जिसमें हम लिख रहे हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके लिखनी होती है। और कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? अब यहाँ इन्होंने 2 तरीके बताए हैं कि हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2 तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली चीज ये कह रहे हैं कि जैसे सपोज किसी कॉलेज में हर साल जो फ्रेश बच्चे आते हैं, उसमें से ये कह रहे हैं 200 बच्चों की जो क्लास है, उसमें से हर साल एक अंदाजा लगा रहे हैं कि आधे वुमेन और आधे मेन होते हैं, यानी मेल और फीमेल 2 कैटेगरीज होती हैं। हर साल ऐसा ही होता आ रहा है।
तो इस साल भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारे 200 बच्चे जो आ रहे हैं, फ्रेशमैन जो आ रहे हैं कॉलेज में, उसमें से 100 फीमेल्स होंगी और 100 मेल्स होंगे। ये हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरीके से होता आ रहा है, तो हम उसके बेस में हमने अपनी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली दैट जो 200 एंट्रिंग फ्रेशमैन होंगे उसमें मेल फीमेल मिले, आधे लोग जो होंगे वो 100 जो होंगे वो मेल होंगे, 100 फीमेल। तो हमारी इस केस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 100 आ गई। एक तो ये तरीका होता है कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे सपोज अगर हमें पहले से ये इंफॉर्मेशन या नॉलेज ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि लास्ट ईयर जो आए थे बच्चे उसमें से 60% फ्रेशमैन थे वो मेन थे और 40% वुमेन थी, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू का 60% और 40% निकालेंगे। तो हमारे मेल के केस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 120 हो जाएगी और फीमेल के केस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 80 हो जाएगी। ओके, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अभी हम नीचे वाला एग्जांपल एक और बार देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो फॉर्मूला फिर काई स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है कि आपकी ऑब्जर्व्ड जो फ्रीक्वेंसीज हैं माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये सारी वैल्यूज की ये वैल्यू निकालते हैं हम और उसका समेशन कर लेते हैं टोटल, जिससे हमारा काई स्क्वायर निकल के आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे n-1 होती है। उसके बाद हम अपना टेबल देखते हैं और वहां से हम अपनी वैल्यू निकालते हैं। अगर काई स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, हमारी वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा आ जाती है, अगर आपकी ऑब्जर्व वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आ जाती है अगर टेबल वैल्यू से, तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है और ये बोलना है दैट देर इज अ डिफरेंस इन द डेटा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिचुएशन यहाँ पे है कि मिस्टर एक्स कोई मैनेजर है किसी कार डीलरशिप का, ठीक है, और वो ऐसी कार्स नहीं रखना चाहता जो लोग कम खरीदते हैं, जो ऐसे कलर्स हैं जो लोग नहीं लेते ज्यादा। अब इसने 5 कलर्स ऑर्डर किए हैं, रेड येलो ग्रीन ब्लू एंड वाइट, और वो अब इसकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालेगा कि पिछले साल लोगों ने जिस हिसाब से जो कलर ज्यादा लिया था उस हिसाब से इस साल कितना परसेंट एक्सपेक्टेड है। तो अब इसको ये लगता है कि येलो कलर की कार 20% बिकेंगी, रेड कलर की 30% बिकेंगी, और ग्रीन वाली 10%, क्योंकि सबसे कम पॉपुलर कलर है कार्स के केस में ग्रीन, तो 10% ही बिकेंगी। और ऐसे ही ब्लू वाली 10% लोग ही लेंगे, ब्लू कलर भी इतना पॉपुलर नहीं हो रहा है। और वाइट जो है वो 30% हो जाएगा। तो अब इसने क्या किया है, ये इस तरीके से कैलकुलेट करेगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, सैंपल इसके पास है 150, जो यहाँ दिया हुआ है 150 कस्टमर्स का सैंपल है। यहाँ इन्होंने अब टेबल बनाया जहाँ पे पहले तो कैटेगरी ऑफ कलर्स लिख दिया, कैटेगरी ऑफ कलर्स लिखने के बाद ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लिखी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के पास ये ऑलरेडी गिवन थी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ये हमें ऑलरेडी गिवन होगी। एक्सपेक्टेड अब कैसे निकाली गई, एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं, जैसे अब पहले मैंने बताया कि इसको पहले से ही पता है कि 20% ही येलो कलर्स की कार बिकेंगी, यानी 20% लोग ही लेंगे येलो कलर की कार। तो 150 पीपल हैं, इंटू 20% उसका निकाल लो। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15 इंटू 2 30, यानी कि हमारी येलो कलर की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है। ऐसे ही अगले कलर की बात करें, रेड कलर, तो रेड में इन्होंने क्या लिखा है, रेड में दिया हुआ है 30% वुड चूज रेड कलर, यहाँ पे दिया हुआ है 30% वुड चूज रेड कलर। तो 30% का अब हम 150 कस्टमर्स हैं उसका 30% हम निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 15 इंटू 3 45। तो ऐसे ही हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालते जाएंगे टोटल सैंपल से, क्योंकि हमें उसकी एक्सपेक्टेड परसेंटेजेस हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया है। तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने निकाल ली है। अब आगे इस मेथड को यूज करने के बाद ये कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल ली, एंड देन यहाँ ये बात हो रही है कि जो हमारी वैल्यूज आई हैं, जो ओरिजिनल वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं, ये मिस्टर एक्स ने कैसे कलेक्ट की थी, लोगों से वोटिंग करवाई थी हर कलर की। तो वोटिंग करने के बाद जो वैल्यूज आई थी वो यहाँ लिख दी थी ऑब्जर्व कैटेगरी में।
और ये इन्होंने कैलकुलेट करी कि एक्सपेक्टेड क्या है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो अब आप ध्यान से देखो, वोटिंग करने के बाद देखा कि 35% लोगों ने वोट किया येलो को, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेड 30% आ रही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। रेड में वोटिंग करी 50% लोगों ने, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेड 45 आ रही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ग्रीन कलर में वोटिंग 30% लोगों ने करा ग्रीन को, लेकिन एक्सपेक्टेड आ रही है 15, बिल्कुल ही 50% आई है एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन है कि लोगों ने जो वोट किया है उसके अकॉर्डिंग कार्ड्स ली जाएं या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कार्ड्स ली जाएं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस नजर आ रहा है हमें दोनों वैल्यूज में, ऑब्जर्व वैल्यूज में और एक्सपेक्टेड में। फिर ब्लू में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है 10 और 15, लेकिन व्हाइट में भी डिफरेंस ज्यादा नजर आ रहा है। वोटिंग 25 लोगों ने करी है, लेकिन एक्सपेक्टेड आ रही है 45। तो अगर ये जो दो वैल्यूज ग्रीन और व्हाइट वाली हैं इसके अकॉर्डिंग कार्स लेनी हो तो मिस्टर एक्स को कौन सी वैल्यू फॉलो करनी चाहिए, ऑब्जर्व वैल्यूज फॉलो करनी चाहिए या एक्सपेक्टेड करनी चाहिए लोगों ने जो वोट किया है उसके अकॉर्डिंग। तो वो अगर ग्रीन कलर 30% लोगों के हिसाब से लेंगे तो यानी कि वो अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से 50% ज्यादा ग्रीन कार्स ले रहे हैं। हो सकता है वो ना बिके और वो लॉस में चला जाए। तो इसलिए यहाँ पे अब हमारा नल हाइपोथेसिस बनाना है। नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा? नल हाइपोथेसिस कहेगा दैट देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, कि जो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो डिफरेंस आ भी रहा है ये चांस की बात है, अदरवाइज डिफरेंस नहीं है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहा है कि दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो अब हमें दोनों में से एक चीज प्रूव करनी है। पहली चीज तो अगर नल हाइपोथेसिस सही है यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड में कोई फर्क नहीं है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये बाई चांस आया है। और दूसरी चीज ये प्रूफ करनी है कि दोनों में डिफरेंस है और हमें एक्सपेक्टेड ही फॉलो करनी चाहिए। तो अब ये दोनों में से एक चीज तो ठीक होगी ना, या तो डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है। तो या तो नल हाइपोथेसिस प्रूव होगा या ऑल्टरनेटिव प्रूव होगा, दोनों में से एक रिजेक्ट होगा। हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल ले रहे हैं 0.05 लेवल का, यानी कि 95% कॉन्फिडेंस से हम इसको मेजर करेंगे। अब काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये वैल्यूज यहाँ लिख दी है। पहले हमने ओ माइनस ई किया हर वैल्यू का, येलो का, रेड का, ग्रीन का, ब्लू का, हर वैल्यू का ओ माइनस ई किया। फिर उसके बाद उसका कर दिया स्क्वायर, तो ये इजी है। और स्क्वायर करने के बाद इसको ई से डिवाइड कर दिया है। तो 25 को 30 से डिवाइड करा, फिर 25 को 45 से, तो जो आपका स्क्वायर आया है उसको ई की वैल्यू से डिवाइड कर दिया और ये आ गया है टोटल। ओके, नाउ द टोटल इज द काई स्क्वायर वैल्यू। ये टोटल आपका क्या है? काई स्क्वायर वैल्यू है। अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ आपको नोट में दी हुई है कि जो आपकी ये वैल्यू आ रही है ये काई स्क्वायर है, इसको स्क्वायर नहीं करना है, ये ऑलरेडी काई स्क्वायर है। और ना ही इसका अपने स्क्वायर रूट निकालना है, इसको काई स्क्वायर बोलते हैं। और ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी वैल्यू, ना इसको स्क्वायर करना है आपने, ना अंडर रूट निकालना है। इसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कैटेगरीज माइनस 1। कितनी कैटेगरीज है? 1 2 3 4 5, 5 कैटेगरीज हैं क्योंकि 5 कलर्स हैं। तो 5 माइनस 1 4, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 4 है। अब हम 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारा सिग्निफिकेंस लेवल था 0.05, उसमें देखेंगे। तो ये काई स्क्वायर टेबल है जिसमें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 में देखना है। दिस इज 4। 4 के सामने 0.05 लेवल ये है। यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक वैल्यू दिखेगी जो लिखी हुई है 9.48। सो 9.4 इज आवर वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे, यहाँ इन्होंने ये चीज एक गलत लिख दी है, 4 माइनस 1 नहीं है, 5 माइनस 1 है, क्योंकि 5 कैटेगरीज हैं। तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसमें हमने 0.05 लेवल पे देखा तो हमारी वैल्यू आ रही थी 9.4। तो इन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि 9.4 वैल्यू है। और हमारा जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो 26.95, यानी जो हमारा टोटल था वो 26.95 था। ऑब्जर्व वैल्यू
इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से बड़ी है, दैट मीन्स हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे, विच सेज देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। नल हाइपोथेसिस ने क्या बोला था, हमने नल हाइपोथेसिस क्या बनाया था, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, दोनों में कोई फर्क नहीं है एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व में, तो वो रिजेक्ट हो गया है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डेटा सेट्स एंड दैट कैन नॉट बी ड्यू टू चांस, जो डिफरेंस आया है वो है और वो चांस की वजह से नहीं आया है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया है, मतलब डिफरेंस है लास्ट ईयर के और इसमें, जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही थी और जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमने इस बार जो मिस्टर एक्स ने जो पोल वोट करा के दी थी, वो फर्क आ रहा है, डिफरेंस नहीं है, दे आर नॉट ड्यू टू बाई चांस नहीं है, सो देर इज अ डिफरेंस, देयरफॉर मिस्टर एक्स को क्या करना चाहिए, इन डिसाइडिंग व्हाट कलर ऑटो टू स्टॉक, मतलब कौन सी कलर की ऑटोमोबाइल स्टॉक करनी है, इट वुड बी टू मिस्टर एक्स एडवांटेज टू पे केयरफुल अटेंशन टू द रिजल्ट ऑफ अर पोल, तो उस बेस में उनको अपने पोल पे जो वोटिंग हुई है उस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि उन्हें किस तरह से अपने जो स्टॉक है उसको ऑर्डर करना है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस बाई चांस नहीं आया है, डिफरेंस रियली में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से काई स्क्वायर टेबल से हमें ये पता चला, ये गुडनेस ऑफ फिट का टेबल था जो हमें ये बता रहा है कि दोनों जो फ्रीक्वेंसी या दोनों वैल्यूज हैं इनमें डिफरेंस है या नहीं है। एक और इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मेल एंड फीमेल इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज, और एंड द कैटेगरीज क्या है, फुल स्टॉप एंड रोलिंग स्टॉप एंड नो स्टॉप, नाउ टू सी वेदर दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और सिमिलर। अब ये इन्होंने मेल फीमेल 2 कैटेगरीज यहाँ बनाई है और 3 कैटेगरीज यहाँ बनाई हैं, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड नंबर्स फॉर ईच इंडिविजुअल सेल। अब आप सेल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऊपर सेल की बात हो रही थी, तो सेल क्या है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इसमें कह रहे हैं कि जैसे हमने एजम्पशन ये लिया था कि 5 से कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आप वैल्यूज देखो, यहाँ पे कहीं पे 4 है, कहीं पे 3 है, तो इसी सेल की वो बात कर रहा था। So do this by multiplying row sum by column sum and dividing the total number. रो सम मतलब जैसे अगर हम 6 और 6 को ऐड करते हैं तो 12 आता है, 16 और 15 को ऐड करते हैं तो 31 आता है, 4 और 3 को ऐड करते हैं तो 7 आता है, 26 और 20, ये टोटल है ना, ये इसका टोटल है पूरे कॉलम का, इन तीनों का टोटल 26 है, इन तीनों का टोटल 24 है, इन दोनों को भी ऐड करते हैं तो 50 आ जाता है। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें सिर्फ ऑब्जर्व वैल्यूज दी हुई हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, और हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया है, मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ। एक बार तो हमने ऐसे टोटल करा है कॉलम का, तो वो आया है 26 एंड 24, और फिर उसके बाद हमने हर एक रो का टोटल करा है, जो कि 6 + 6 12, 16 + 15 31, 4 + 3 7, एंड देन लास्ट के टोटल का भी 26 + 24 50 ऐसे किया है, ठीक है। ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज आई हैं, अब हमें हर एक की एक्सपेक्टेड वैल्यू खुद निकालनी है फिर से। तो अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मान लो हमें इसकी निकालनी है, मेल फुल स्टॉप कैटेगरी की एक्सपेक्टेड वैल्यू 6 की निकालनी है, ठीक है। इसका टोटल कितना है, 12 है, यहाँ पे इसके सामने 12 है, तो 12 लेंगे, नीचे टोटल कितना है 26 है, 26 लेंगे, और ऑल टोटल जो है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये तो इसकी आ गई, ओके। अब अगर हम दूसरे की चलते हैं, फीमेल 6 की बात करते हैं, फीमेल 6 का कैसे आएगा, इसका टोटल कितना है 12 है, इधर टोटल कितना है 24 है, और ऑल टोटल कितना है 50 है, तो इस तरीके से इन दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है इन्होंने 6.24 एंड 5.76, ठीक है। अब इसको अगर हम एक टेबल के फॉर्म में लिखें, तो एक जगह हम ऑब्जर्व वैल्यूज लिखेंगे सारी, और एक जगह हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज लिखेंगे। तो ऑब्जर्व पहले मैं लिख लेती हूँ, जैसे 6
मेल की फुल स्टॉप की है, 6 फीमेल की फुल स्टॉप की है, 16 मेल रोलिंग स्टॉप की है, 15 फीमेल रोलिंग स्टॉप की है, 4 मेल नो स्टॉप की है, 3 फीमेल नो स्टॉप की है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू में दो तो इन्होंने निकाल ही ली है, 6.24 एंड 5.76। अब आगे की हम निकालेंगे। आगे चलते हैं, जैसे मेल रोलिंग स्टॉप की बात कर रहे हैं अगर, तो इसकी अगर हमें निकालनी है 16 की, तो 16 के नीचे टोटल कितना है और सामने टोटल कितना है, 31 एंड 26। तो हम क्या करेंगे, 31 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 50, ये कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16.12। तो ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 16.12। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, 15 का निकालेंगे। 15 के सामने टोटल कितना है, 31 है, 31 इंटू नीचे टोटल कितना है, 24 है, 24 डिवाइडेड बाय 50। तो इसका जो कैलकुलेट करके आपका आ रहा है वो आ रहा है 14.88। तो यहाँ आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू 14.88। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट निकालेंगे। 4 के आगे टोटल है 7 और नीचे टोटल है 26, हम 4 की निकाल रहे हैं, तो 7 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 50। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 3.64। तो 4 की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 3.64। अब हमारी लास्ट बची हुई है वैल्यू 3, तो 3 की कैसे आएगी, 3 के सामने भी टोटल 7 है, तो 7 तो वही आ गया, नीचे 24 है, तो 24 डिवाइडेड बाय 50। तो इसका जो टोटल आएगा कैलकुलेट करके वो आएगा 3.36। तो इसकी वैल्यू आ गई 3.36। तो ये देखो, हमने अपनी ऑब्जर्व वैल्यूज जो दी हुई थी उससे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल ली। अब आगे का टेबल सेम है, आपको पहले ओ माइनस ई करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है और उसको डिवाइडेड बाय ई करना है। देखो यहाँ इन्होंने अलग अलग निकाल के लिखी हुई है, यही वैल्यूज जो हमने टेबल फॉर्म में निकाली है, इन्होंने इस तरीके से एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाली हुई है। इससे ज़्यादा बेटर है कि हम इसको ऐसे लिख लें, क्योंकि हमें आगे क्या करना होता है, ओ माइनस ई निकालते हैं, इसके आगे का क्या कैलकुलेशन है हमें पता है, जैसे हमने यहाँ भी किया था। पहले ओ माइनस ई निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको सारी वैल्यूज को ई से डिवाइड करेंगे। तो ओ माइनस ई निकाला, फिर उसको हम करेंगे स्क्वायर, और जो भी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी सबको ई से डिवाइड करते जाएंगे और उसका टोटल करेंगे। तो अब इसका सबका टोटल करने के बाद जो वैल्यू आ रही है काय स्क्वायर की, ये इन्होंने सब कुछ टोटल कर लिया, जो काय स्क्वायर निकाल लिया, वो वैल्यू आ रही है 0.0092, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग कि हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया और हमारा काय स्क्वायर आ रहा है 0092.0092। अब निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लास्ट टाइम निकाली थी कि नंबर ऑफ कैटेगरीज जितनी है उसको -1 कर लो, बट यहाँ देखो आप मल्टीपल कैटेगरीज हैं, ये बायनॉमिनल नहीं है, ये मल्टी नॉमिनल है। वहां पे दो ही कैटेगरीज थी ऊपर वाले में, मतलब एक ही साइड पे कैटेगरीज आपको दिख रही थी, इस साइड पे कोई कैटेगरी नहीं थी, तो हमने यहाँ पे 5 - 1 कर दिया था। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इधर भी कैटेगरीज हैं, इधर भी दो कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा ले, हम डिसाइड नहीं कर सकते ना कि हम इस कैटेगरी से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें या इस कैटेगरी से निकालें, तो इसके लिए फॉर्मूला दूसरा हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने दोनों को ही यूज कर लिया और फॉर्मूला ले लिया नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम -1। तो नंबर ऑफ रोज यानी कि रोज कैसे होती है, ये हॉरिजॉन्टल रोज होती है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है ना, फुल स्टॉप रोलिंग स्टॉप नॉन स्टॉप, तो नंबर ऑफ रोज -1, 3 -1 इंटू कॉलम कितने हैं, मेल एंड फीमेल, दो कॉलम है, 2 -1। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी आपकी 2। अब हमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम से 0.05 लेवल पे काय स्क्वायर टेबल देखना है। तो ये हमारा टेबल है जहाँ पे हम 2 के सामने 0.05 लेवल तक जाएंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.991।
तो इन्होंने भी वही बोला हुआ है कि 2 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अगर हम का स्क्वायर टेबल देखते हैं तो वैल्यू 5.99 आती है और हमारी ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है 0.0092। ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू आ रही थी, ये रही ऑब्जर्व वैल्यू यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई थी, और हमारी टेबल वैल्यू 5.9 है। तो टेबल वैल्यू इस टाइम बड़ी है, ऑब्जर्व वैल्यू इस टाइम छोटी है। ऑब्जर्व वैल्यू इज स्मॉलर देन टेबल वैल्यू, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, सो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस विच सेज दैट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज ग्रुप्स। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, मतलब वो ये कह रहा है नल हाइपोथेसिस के दोनों ग्रुप्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, वो हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है कि ऐसा आए जिसमें आपको ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड ऑलरेडी दी हो। आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जिसमें सिर्फ ऑब्जर्व वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व वैल्यूज दी हुई है, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू इस तरह कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिस फॉर्मूले से हमने करी, उसके सामने वाला टोटल, उसके नीचे वाला टोटल मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय ऑल टोटल, ऐसे सारी आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालोगे, फिर आप आगे का स्क्वायर का जो भी कंप्यूटेशन मेथड है उसको फॉलो करोगे। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि काय स्क्वायर टेबल तभी यूज होता है जब कैटेगरीज में जो लोग आ रहे हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट है, ओवरलैपिंग नहीं है। अगर आपके पास कोई इस तरह का डेटा आता है जैसे मेल फीमेल वाला था, अब उसमें कोई ऐसा डेटा आ जाता है जैसे स्विमर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, अब स्विमर्स हैं और दूसरा कोई स्पोर्ट ले लेते हैं जैसे वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, स्विमर्स हैं और वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, तो ऐसा तो हो सकता है कि जो मेल स्विमर हो वो वॉलीबॉल भी खेलता हो या जो फीमेल स्विमर हो वो वॉलीबॉल भी खेलती हो। तो जहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा हो उस केस में अगर आपका डेटा एक कैटेगरी से ज़्यादा कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पे हमारा काय स्क्वायर इनवैलिड हो जाता है, वहाँ पे काय स्क्वायर मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते। हमारा जो डेटा है अलग अलग कैटेगरी में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। प्लस ये कह रहे हैं कि लो फ्रिक्वेंसीज भी नहीं होनी चाहिए, मतलब हर एक सेल में जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 या उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो 20% से ज़्यादा एक्सपेक्टेड सेल में 5 से कम फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये रूल फॉलो करना है जब भी हमें काय स्क्वायर का यूज़ करना है। तो ये काय स्क्वायर यहाँ खत्म हो गया है और ये आपका जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स ये भी इसके साथ ख़त्म हो गया है। आई होप आपको अब ये वीडियोस के थ्रू थोड़ा बहुत इजी लग रहा होगा स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में। मेनली इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है और कौन सा टेबल फॉलो करना है। और कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर अवेलेबल होता है एग्जाम में, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा सब्जेक्ट अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।